के बाद अब मथुरा में धर्मवीर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सिविल कोर्ट में होगी सुनवाई। संसद के बाद अब कृषि बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। विपक्ष की अपील बेअसर, देश भर में किसान कर रहे हैं विरोध। आज उन्नाव दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। जिले को दे सकते हैं कई बड़ी सौगातें। मुरादाबाद की बीजेपी महामंत्री राकेश खरे की कोरोना से मौत के बाद कोविड-19 अस्पताल पर उठे सवाल। मौत से कुछ घंटे पहले बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे अच्छे में ही मार डालेंगे, ऐसा कहा था। लखनऊ में सतीश चंद्र मिश्रा हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर ने खुदकुशी की। हॉस्पिटल के अंदर ही फांसी लगाकर जान दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड को देंगे कई बड़ी सौगातें। आईएमए देहरादून में 2 टनल का करेंगे बॉयज और शिलान्यास। प्रतापगढ़ में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। सड़क हादसे में घायलों को फर्श पर लिटाकर डॉक्टर ने किया इलाज। अस्पताल की लापरवाही से पुलिस व्यवस्था की रिपोर्ट। गोरखपुर के मोहद्दीपुर में सरेरा मारपीट और गोली चलाने का मुख्य अभियुक्त और 25,000 के नामी बदमाश शिवम सिंह उर्फ सिंगाड़ा को महाराजगंज की गुगली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। इसके साथ ही गन्ने के खेत में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा। इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हाथरस में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं और चक्रोट की नापतौल को लेकर मारपीट। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटे। प्रतापगढ़ में अपराधियों ने किया युवक का अपहरण। अपहरणकर्ता ने फोन पर मांगी 5 लाख की फिरौती। 2 घंटे में पैसे जमा करने की धमकी दी। फिरौती मांगने का ऑडियो वायरल। हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर एक बार फिर से पुलिस में टकराव होते होते टला है। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस 3 वाहनों का पीछा करते करते हरियाणा की सीमा में दाखिल हो गई, जिस पर हरियाणा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक कर्मचारी को हिरासत में लिया। उसके बाद भारी संख्या में उत्तर प्रदेश की पुलिस सीमा पर पहुंची। वहीं हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में हरियाणा पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों को उनके अधिकारियों के हवाले कर दिया। लखनऊ में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास की गाड़ी पर हमला। बदमाशों ने गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त किया। सीसीटीवी पे कैद पूरी घटना। हमीरपुर में कोतवाली के अंदर फौजी और दरोगा से मारपीट। दरोगा ने फौजी पर लगाए वर्दी फाड़ने का आरोप। किसी मुकदमे में फौजी को थाने लाई थी पुलिस। फौजी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। हाथरस के शासनिक कोतवाली इलाके में बाइक सवार 2 युवकों के बीच मारपीट। बाइक से बाइक टकराने पर खूनी संघर्ष। मारपीट का वीडियो वायरल। देश में जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 82,000 से ज्यादा मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 60,73,000 के पार। कोरोना से अब तक 95,000 से ज्यादा की मौत। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 4,250 नए मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 764 नए केसेस। 813 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में 47,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से कुल मरने वालों का आंकड़ा 574। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 241 कोरोना मरीज। हरिद्वार में 139, पौड़ी में 90, उधमसिंह नगर में 89 संक्रमित मिले, जबकि नैनीताल में 50, उत्तरकाशी में 36 मामले। टिहरी, चमोली और चंपावत में 25 संक्रमित मिले। रुद्रप्रयाग में 16, पिथौरागढ़ में 11, अल्मोड़ा में 9 संक्रमित मिले और बागेश्वर जिले में 8 कोरोना मरीज मिले। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले को राजस्थान की टीम ने 4 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के सामने 223 रन बनाए और 224 रनों का लक्ष्य रखा। राजस्थान की जीत के हीरो रहे राहुल तेवतिया ने शानदार पारी खेलते हुए 1 ओवर में 5 छक्के जड़े और अपना अर्धशतक पूरा किया। पारी के 18वें ओवर में तेवतिया ने 1 ओवर में ही 5 छक्के जड़कर मैच को राजस्थान के खेमे में डाल दिया। हालांकि रॉबिन उथप्पा आउट हो गए और तेवतिया ने 31 गेंद पर 53 रन बनाए।
पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल 106 रनों की तूफानी शतक पारी खेले और कप्तान केएल राहुल के साथ उनके पहले विकेट के लिए 183 रनों की साझेदारी सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का, जिससे आपका होता है सीधा सरोकार। बात सबसे पहले मथुरा से, जहां पर आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई होनी है। सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करके हिंदू पक्ष ने मंदिर परिसर की 13 एकड़ जमीन पर अपना मालिकाना हक मांगा है। याचिका में 1968 के समझौते को गलत बता दिया है। साथ ही मंदिर परिसर पर कब्जा करके अवैध तरीके से खड़ी की गई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग भी उठ रही है। वहीं उपचुनाव के ऐलान से पहले आज सीएम योगी का उन्नाव का दौरा भी है। इस दौरान सीएम उन्नाव को कई परियोजनाओं की बड़ी सौगातें दे सकते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता खत्म होने के बाद पंकरमऊ सीट पर उपचुनाव होना है और इस दौरान सीएम योगी बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। वहीं मुरादाबाद बीजेपी महामंत्री राकेश खरे की मौत के बाद कोविड अस्पताल टीएमयू पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इसकी वजह राकेश खरे के एक मैसेज को माना जा रहा है, क्योंकि राकेश खरे ने मौत से पहले कुछ घंटे पहले बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा व्हाट्सएप पर मैसेज उनको किया था, जिसमें राकेश खरे ने लिखा था, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे अच्छे में मार डालेंगे ये लोग, मुझे बचा लो, मुझ पर ही रिसर्च हो रहे हैं। उसके थोड़े देर बाद राकेश खरे की मौत हो जाती है। वहीं आखिर में बात कोरोना काल के बीच एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लग गई है। काशी में सैलानियों को गंगा के घाटों का दीदार कराने अलकनंदा क्रूज की शुरुआत हुई है। क्रूज पर सवार होने से पहले सैलानियों की थर्मल स्कैनिंग और मास्क जैसी सुरक्षा के उपयोगों का पूरा ध्यान रखा गया। ये तमाम बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं 9 बजे के बुलेटिन की, जिसपे हमारी नजर बनी रहेगी। अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सिविल मुकदमे पर राज्य कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। हिंदू पक्ष ने मंदिर परिसर को 13.37 एकड़ जमीन पर अपना मालिकाना हक मांगा है और याचिका में 1968 के समझौते को गलत बताया है। साथ ही मंदिर परिसर पर कब्जा कर अवैध तरीके से खड़ी की गई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग भी की गई है। कहा जाता है कि मुगल शासन औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर की भव्यता से चिढ़कर उसे तोड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में ईदगाह का निर्माण कराया था। इसी ईदगाह को हटाने के लिए कोर्ट में वकील विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट में केस दाखिल किया। देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए मथुरा वृंदावन बड़े तीर्थ हैं। ये धरती दुनिया को गीता ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। लेकिन अयोध्या विवाद सुलझने के बाद अब धार्मिक विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बनती जा रही है। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था से सदियों पुराना संघर्ष सुलझा चुके हैं। मुगल शासकों ने 500 साल पहले जिस राम मंदिर को तोड़ा, उसका निर्माण शुरू हो चुका है। अब रामलीला के बाद श्री कृष्ण विराजमान भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर धर्मयुद्ध शुरू हो चुका है। कोर्ट के रुख से साफ होगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं। रविंद्र हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। रविंद्र, बताया जा रहा है कि इस मामले में सुनवाई होने वाली, क्या अपडेट है? जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी कि जो भगवान श्री कृष्ण का 13.37 एकड़ परिसर है, उसे पूरे के पूरा जो इंक्रोचमेंट किया गया है, उस पर कब्जा किया गया है, उसे खाली करा के भगवान श्री कृष्ण के परिसर में शामिल किया जाए। आज उस पर सुनवाई होनी है कि उस मामले पर आगे कार्रवाई की जाए या उस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। कोर्ट उस मामले को स्वीकार करती है या नहीं, इस मामले पर आज सुनवाई की जानी है। क्योंकि 1991 में बने कानून के बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली अयोध्या और काशी के मंदिरों पर विशेष तौर पर इस पर रोक लगाई गई थी कि इस तरह का जो विवाद है वो अभी कोर्ट में न रखा जाए। तो अभी इस पे फैसला होना है कि इस जो याचिका दाखिल की गई है उस पर कोर्ट आगे कार्रवाई कर सकता है कि नहीं। आज उसका फैसला किया जाना है कि ये जो याचिका है उसे मेंटेबल किया जाए या नहीं किया जाए। उसके बाद अगर मैं आप बात करूं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थान परिसर की, तो ये पूरा परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है और इसके लगभग जो अंदर का प्रांगण है, जो
परिसर है उसके अलावा बाकी का जो इलाका है उसमें पूरी तरह से इंक्रोचमेंट किया गया है। कुछ लोगों ने, आम पब्लिक ने वहां अपने घर बना रखे हैं, तो वहीं एक हिस्से पर शाही ईदगाह मस्जिद भी बनी हुई है, जिसके लिए ये याचिका दाखिल की गई है कि इस पूरे परिसर को खाली कराकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में शामिल किया जाए। जी बिल्कुल रविंद्र, क्योंकि इससे पहले भी ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा है, तो क्या लगता है, क्योंकि अभी मालिकाना हक तो इस पर है नहीं। जी, मालिकाना हक की अगर बात करें तो जो जन्म स्थान ट्रस्ट के पास जो पेपर्स हैं उनमें आज भी जो नाम अंकित है, जो दर्ज है, वो शाही ईदगाह मस्जिद और आसपास का जो इलाका है उस पूरे इलाके का जो नगर निगम में जो दाखिल है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का ही पूरा नाम दाखिल है। और मालिकाना हक की बात करें तो मालिकाना हक पे कहीं कोई संभावना नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की ही जन्मस्थली का परिसर है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो परिसर जिससे शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है उस परिसर का भी जो कर है, जो नगर निगम में जो कर दाखिल किया जाता है, वो कर आज भी भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ही उसे भुगतान करता है। तो मालिकाना हक की यहाँ लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है वो कब्जे को लेकर है कि जो भगवान श्री कृष्ण परिसर है उस परिसर को खाली कराया जाए। ठीक है रविंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान द्वारा शाही ईदगाह के कब्जे से 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक मांगने के मामले में दायर याचिका के बाद राजनीति काफी गर्मा चुकी है और हिंदूवादी नेताओं के साथ साथ साधु संतों और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अब आनी शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने गृह जनपद में जनता दरबार के माध्यम से जनता की समस्या सुनी है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमारा देश बृहद तीर्थ स्थलों और आस्थाओं वाला देश है और जब आस्थाओं की बात होती है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। हमें इस मामले में भी न्याय की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा करना चाहिए। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में है, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में है, बाबा विश्वनाथ काशी में विराजमान है और प्रयागराज हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, बड़े तीर्थ स्थल हमारे यहाँ हैं। तो ये आस्थाओं का देश है और आस्थाओं की जब बात होती है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है, लेकिन हम इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं और हमें सर्वोच्च न्यायालय से ही न्याय मिला है। तो हम इस देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है इसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं। कुछ मौलाना है वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए था, देश की एकता अखंडता पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है। ये देश आस्थाओं का देश है और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारी सरकार की बात है, तो हम लोग न्यायप्रिय हमारी सरकार है, न्यायप्रिय हमारी पार्टी है और हम सब लोग इस देश का जो हमारा कानून है इसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि तहसील की शिकायत, थाने की शिकायतें, उपकेंद्रों की शिकायतें, उन्हीं स्तर पर उनका समाधान। अब खबर उन्नाव से आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम योगी का उन्नाव का जो अहम दौरा। उन्नाव को कई योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं और योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। पांकरमऊ विधानसभा सीट पर होना उपचुनाव और कुलदीप सेंगर की सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का उन्नाव का अहम दौरा आज। उन्नाव को कई योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। गौरव हमारे रिपोर्टर उन्नाव से तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। गौरव, क्या तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो उन्नाव 12 बजे पहुंचेंगे और लगभग सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हालांकि इस पूरे तैयारियों का जायजा जो है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने लिया था और डीएम और एसपी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। 12 बजे पहुंचेंगे और 1 घंटे योगी आदित्यनाथ यहाँ रुकेंगे और जो योजनाएं हैं लगभग 131 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करना है, जिसमें 24 करोड़ योजनाओं
का शिलान्यास करना है। इसमें बिजली, पानी, सड़क, गौ संरक्षण और अस्पतालों को लेकर जो योजनाएं हैं उनमें कुछ जो तैयार हो चुकी है उनका लोकार्पण होगा और कुछ का शिलान्यास किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो दौरा है उसको अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो चुनाव होना है, उपचुनाव, कुलदीप सिंह सेंगर जो कि रेप के आरोपी हैं और इस समय तिहाड़ जेल में है, उनके की सदस्यता रद्द होने के बाद अब यहाँ पे ये उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कि अब योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरा है इसको अहम रूप से लिया जा रहा है, क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव होना है और इसकी अभी तारीखें आनी है। और उससे पहले सीएम योगी का दौरा, तो कहीं ना कहीं जो सियासी हलचल है उसमें कहीं ना कहीं इसने अपने पैर जमाने का काम करेगा। जो बीजेपी है, बीजेपी की पहली बार यहाँ से सीट निकली थी बांगरमऊ से, इससे पहले कभी भी बीजेपी यहाँ से नहीं जीती है। कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ से एकमात्र विधायक हुए थे बीजेपी के और अब वो जेल में है, जिसको लेकर बीजेपी जो है अपनी यहाँ पर पूरी साख बनाने की कोशिश करेगी। जो यहाँ पे सभी विधायक हैं और कार्यकर्ता है वो मौजूद होंगे। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए जो भीड़ है उसको कम लाया जाएगा। यहाँ पे कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा और लोगों को जो 2 गज की दूरी है उस पर अहम ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी यहाँ पर 12 बजे लगभग पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से। ठीक है, अपडेट जरूर अब तक पहुंचाएगा आगे भी गौरव। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबर मुरादाबाद से। आपको बता दें कोविड-19 हॉस्पिटल टीएमयू पर अब सवाल उठने लग गए हैं। बीजेपी पार्षद की मौत से पहले का जो व्हाट्सएप चैट है वो काफी वायरल हो रहा है। पार्षद राकेश खरे ने मौत से पहले व्हाट्सएप चैट किया। बीजेपी महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा से चैट उन्होंने की थी। उन्होंने कहा मुझ पर रिसर्च किया जा रहा है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे अच्छे में ये लोग मार डालेंगे, मुझे बचा लो, आज की रात कठिन रात है। मैसेज के 5 घंटे बाद 8 सितंबर को उनकी मौत हो गई। तो 19 अगस्त से एडमिट थे राकेश खरे, लेकिन एक बड़े सवाल अब इस चैट के वायरल होने के बाद खड़े होने लग गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर आशंका व्यक्त की थी कि ये लोग अच्छे में मुझे मार डालेंगे, मुझ पर रिसर्च किया जा रहा है। शहनवाज हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन पर। शहनवाज, अब आगे क्या कुछ अब इसमें कार्रवाई होगी, क्योंकि ये चैट काफी ज्यादा चौंकाने वाला जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे थे कि मुझ पर रिसर्च किया जा रहा है, लापरवाही बढ़ती जा रही है और 5 घंटे बाद उनकी मौत हो जाती है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये जो चैट है वो वायरल हो रही है और जो टीएमयू हॉस्पिटल है वो कहीं न कहीं जो है पहले से ही विवादों के घेरे में रहा है। इसके बाद ये पूरी तरह से जो है विवादों के घेरे में एक बार फिर आ गया है। और यहाँ इस वीडियो जो चैट है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो नहीं है और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो मुझ पर रिसर्च करना चाहते हैं। और राकेश खरे यहाँ पर नामित पार्षद हैं और जो महानगर महामंत्री हैं और इन्होंने अपने जो महानगर अध्यक्ष हैं धर्मेश मिश्रा उनको ये मैसेज किया है और मैसेज करने से लगभग 8 तारीख का ये मैसेज बताया जा रहा है और इनकी मौत से लगभग 5 घंटे पहले का ये मैसेज है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस तरह से मैसेज वायरल हुआ है तो पूरे जो भाजपा लॉबी है उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है और कहीं ना कहीं अस्पताल पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर तो टीएमयू में लगातार जो है टीएमयू विवादों के घेरे में रहा है और टीएमयू में पहले भी आज जो है सुसाइड लगातार जो है 2-3 सुसाइड हो चुकी हैं और अब उसके बाद बिल्कुल अब इस पूरे मामले में परिवार भी जांच की मांग कर ही रहा है। शहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटन दिवस पर रविवार को सैलानियों को गंगा के घाटों का दीदार कराने अलकनंदा क्रूज की शुरुआत हुई और साथ ही अलकनंदा अपने तय समय शाम 5 बजे रविदास घाट से शुरू होकर 2 घंटे गंगा की लहरों पर तैरते हुए राजघाट और फिर वहां से वापस रविदास घाट पहुंचा। क्रूज पर सवार होने से पहले सैलानियों के थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क जैसे सुरक्षा के जो उपकरण है उनका पूरा ध्यान रखा गया। आइए देखते हैं क्रूज से काशी के घाटों के अद्भुत नजारा किस तरह से देखने को मिल रहा है। शिव के जटाओं से निकलने वाली मां गंगा और मां गंगा के तट पे बसा हुआ बनारस का ये 84 घाट। कहते हैं कि जीवन में भी 84 योनि हुआ होती हैं और इसी 84 योनि में मनुष्य अपने पूरे जीवन चक्र को या यूं कहा जाए कि जन्म जन्मांतर के चक्र को पूरा करता है। एक लंबे अंतराल के बाद गंगा के लहरों पर चलने वाला अलकनंदा क्रूज आज से फिर शुरू हो रहा है। हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के सबसे पहले आपको एक बार क्रूज का
अवलोकन कराएंगे, क्रूज को दिखाएंगे। शीशे को देख लीजिए, चाहे वो बाएं हों या फिर दाएं हों, मिरर बड़े बड़े लगे हुए हैं। और ये ग्लास बड़े लगने की वजह सिर्फ ये है कि विजुअलिटी जो है, जो बैठ के सैलानी, ये जो दर्शक या जो भक्त गंगा के लहरों में चलते हैं, वो दीदार जो करें वो पूरी तरीके से करें। हम सामने की ओर एक बार आपको लिए चलते हैं। सामने भी कमोबेश पीछे की तरह दृश्य है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक बड़ा LED स्क्रीन लगा हुआ है। और इस स्क्रीन की खासियत बताते चले यदि आपको, तो इस स्क्रीन पे बनारस की संस्कृति, बनारस की सभ्यता और वहाँ गुजरने वाले घाटों के विषय में लोग बताते हैं, या ये कहा जाए कि इस क्रूज प्रशासन की ओर से जानकारी दिया जाता है। आइए हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। सर, एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से आप गंगा के लहरों में हैं, कितना खुशी, कितनी उतावलापन, या ये कह सकते हैं कितना एक्साइटमेंट? इतने लंबे अंतराल पे माँ गंगा की गोद में बैठना और शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करना अपने आप में अभूतपूर्व और अतुलनीय अनुभूति है। एक और लोगों से हम बात करते हैं। एक चीज़ बताइए, आप यंग हैं, निश्चित तौर पे बनारस की संस्कृति और बनारस की सभ्यता से आप रूबरू हैं। क्या फीलिंग है आज, क्या फीलिंग लेके आज यात्रा कर रहे हैं? देखिए, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा कि हम कई महीनों तक जकड़े रहेंगे। इस क्रूज़ के साथ बनारस की संस्कृति भी एक जुड़ गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर यात्रा कर चुके हैं और एक पहचान बन गई थी विगत 1-1.5 सालों में जब से इस क्रूज़ का संचालन हुआ। तो हमारे लिए एक दैनिक दिनचर्या हो गई थी। हमारे जितने भी दोस्त आते थे, जितने भी रिश्तेदार आते थे बनारस घूमने, देखने। एक लंबे समय के बाद आपको ये मौका मिलेगा फोटो खींचने का, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों के बाद पहली बार ये चल रहा है, कोरोना के बाद से, तो हम सबको इंतज़ार है। बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोगों को घाट देखना और गंगा आरती भी बहुत दिनों के बाद पहली बार आप आ रही हैं। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।